हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की ये वीडियो क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है। सो बेटा हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वेरी फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है बेटा कि हम लोग ये थोड़ा सा हिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना है वीडियो को, ठीक है। जिसके मैं पार्ट्स डालूंगी, ठीक है, ताकि आपको एक ही बारी में ना देखनी पड़े वीडियो, ठीक है जी। तो मैं इसके पार्ट्स डाल दूंगी अलग अलग अभी, बट आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप दूंगी इस चैप्टर का। सो बेटा जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेटा जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली तो उससे एक रात पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी। जब हमें ब्रिटिशर्स 200 साल के बाद छोड़ के गए, भाई हमारे को आज़ाद करके गए, ठीक है जी, तब उसके बाद हमारी हालत कैसी थी। उन्होंने हमारे यहाँ पे जो जो पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करी, उसे जो जो हमारे को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ऑलराइट जी, तो जी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है बेटा कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारी पूरी इंडिया की कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज कर दी। ऑलराइट जी, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे बेटा कब आए थे? बैटल ऑफ प्लासी जब उन्होंने लड़ी थी 1757 में, तब वो हमारे यहाँ पे आए थे, ठीक है जी। अब बेटा हम लोग कहीं भी जाते तो हमारा कुछ बेसिक पर्पस होता है ना, तो वैसे ही ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पे आए तो उनका बेसिक पर्पस क्या था? तो बेटा बेसिक पर्पस बस यही था कि उनको ना अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करना था। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे सस्ते में और अपने वहाँ पे फिनिश गुड्स बना के हमारे यहाँ पे फिर बेचते थे महंगे में। ऑलरेडी तो जो मेन पर्पस था ब्रिटिश रूल का वो बस यही था कि टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ किया, ठीक है जी, ताकि वो अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप कर सके। ऑलराइट जी, सो फाइनली आफ्टर 200 साल के बाद बेटा ब्रिटिश रूल से हमारे को इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में। ऑलराइट जी, तो बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब बेटा जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए तो हमारी ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल लो लेवल की थी, ठीक है। कॉलोनियल रूल के दौरान हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल लो लेवल की थी, बिल्कुल हम लोग डेवलप्ड नहीं थे, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि हमारे यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सके। ऑलराइट जी, अब ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पे नहीं आए थे तो उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी एक बार वो देख लेते हैं। तो बेटा जी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, तब हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी एक बार वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हमारी इकोनॉमी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। प्रोस्पेरस इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा कि इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ रिलायंट थे, अपने ऊपर ही निर्भर थे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं था, और हमारी इकोनॉमी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, बिल्कुल सब कुछ सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे थी, ठीक है जी। अब हमारी बेटा इकोनॉमी अग्रेरियन इकोनॉमी थी। अग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा हमारे यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड जो था वो एग्रीकल्चर था। मतलब कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से 2/3 लोग जो थे वो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में काम करते थे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बेटा वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जाना जाता था, ठीक है। हमारे यहाँ पे कॉटन का, सिल्क टेक्सटाइल वर्क होता था, ठीक है जी, और मेटल, स्टोन, प्रीशियस वर्क होता था, ठीक है, स्टोन का प्रीशियस वर्क होता था। सो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे होती थी। हाथ से जो काम होता है, हाथ की जो कारीगरी होती है, इसको वर्ल्ड वाइड पसंद भी किया जाता था, ठीक है जी। फिर बेटा जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बस यही थी कि उन्होंने ना अपनी हमारी चीज़ों को हमसे ही प्रोटेक्ट करने लग गए, हमें ही वो चीज़ नहीं मिलती थी, और हम लोग जो थे वो सारी चीज़ें कहाँ पे प्रोवाइड करते थे? ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे, ठीक है जी, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। तो उनका मेन इंटरेस्ट बस यही था कि अपनी इकोनॉमी को उन्होंने डेवलप करना है, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने का उनका कोई इरादा था ही नहीं स्टार्टिंग से। ऑलराइट जी, अब बेटा किसी भी अगर कंट्री का हमें डेवलपमेंट देखनी होती है तो हम लोग उसके लिए नेशनल इनकम को देखते हैं, ठीक है जी, पर कैपिटा इनकम देखते हैं। तो अगेन बेटा हमारे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी कोई सीरियस अटेम्प्ट किया ही नहीं एस्टिमेट करने का नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को, ठीक है, इंडिया की। लेकिन कुछ ऐसे महान दिग्गज थे, अटेम्प्ट कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने करा भी अटेम्प्ट, और जैसे कि एग्जांपल ले लो भाई दादा भाई नाराव जी, ठीक है, विलियम दिग्बाय, फिंडले शिरास, VKRV राव, RC देसाई। बेटा ये लोग ऐसे थे जिन्होंने नेशनल इनकम निकालने का ट्राई किया, एस्टिमेशन निकाला, ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं निकाला लेकिन एस्टिमेशन निकाला। लेकिन इन सबके रिजल्ट अगेन अलग अलग थे, तो कॉन्फ्लिक्टिंग थे थोड़े से। तो इसीलिए बेटा ऐसा बोला गया कि भाई जो एस्टिमेट निकाला डॉक्टर राव ने, वो हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल वो ठीक था, बेस्ट था, हम लोगों ने भी उसी को कंसीडर किया। ऑलराइट, डॉक्टर राव या VKRV राव जो आपको बोलना वो बोल सकते हो, ठीक है जी, और एग्जाम में ये आपका MCQ वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बेटा बात करें, सो ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड से पहले, प्री ब्रिटिश पीरियड जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे नहीं आए थे, तो बेटा हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की
जो हालत थी वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं थी। हम ये नहीं बोल सकते हम बहुत ही अच्छा कर रहे थे एग्रीकल्चर में, नहीं जी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। नियरली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन में से 85% जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे और उनका मेन काम जो था वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही था, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। सो इवन विद दिस लार्ज प्रोपोर्शन, इतने लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तब भी हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो कंट्री थी वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी फूड के लिए, और ना ही इतनी सेल्फ सफिशिएंट थी कि हम लोग इंडस्ट्रीज के लिए भी रॉ मटेरियल इकट्ठा कर सकें। ऑलराइट जी, सो बेटा अब ये स्टेगनेशन क्यों थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्टेगनेशन क्यों था, इतनी ग्रोथ क्यों नहीं हुई, रुकावट क्यों थी। स्टेगनेशन का मतलब होता है बेटा रुकावट, जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है जी। सो मेन रीजंस क्या थे, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो मेन रीजंस क्या थे, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बढ़ क्यों नहीं पाया। तो बेटा 4 मेन रीजंस थे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकेंड इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना आपको, ठीक है। और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। तो इसको एक बार 1 बाय 1 देखते हैं अच्छे से। जैसे कि सबसे पहला आपको दिख रहा है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बेटा लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब जमींदारी सिस्टम। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बेटा जमींदारी सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडियन एग्रीकल्चर में, हमारे इधर, ठीक है जी। सो उस वजह से बेटा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पाई। अब था क्या इस जमींदारी सिस्टम में वो देखो। तो बेटा इस सिस्टम में क्या था कि जो भी प्रॉफिट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सीधा सीधा किसके पास जाएगा, जमींदार के पास, इन द फॉर्म ऑफ लगान। अब जमींदार कौन थे, तो एक मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, आप उससे समझना। जैसे कि मान लो कि भाई ये टेलर है, टेलर मतलब फार्मर बेचारा, ठीक है, जो कि एक तरीके से वो इतना कमाई हो ही नहीं पा रही उसकी। ये एक मान लो जमींदार है, ठीक है, और ये है कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब बेटा इस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि ना हर गांव में कुछ कुछ लोगों को जमींदार बना दिया, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है भाई, कॉलोनियल गवर्नमेंट तो जा जाके एक एक बंदे से कलेक्ट नहीं करेगी कुछ भी पैसा, अल्टीमेटली उनको चाहिए पैसा ही, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, लेकिन वो खुद तो जाके कलेक्ट करेगी नहीं। तो इसीलिए जी उन्होंने क्या रख दिया, उन्होंने ना हर गाँव में या फिर हर एरिया में जहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे ना जमींदार बना दिए। मतलब कि कुछ लोगों को हक दे दे कि भाई ये तुम्हारी लैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको संभालो। मतलब कि जो भी क्या कहते हैं फार्मर कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे क्या आपको कलेक्ट करना है, प्रॉफिट कलेक्ट करना है, लगान कलेक्ट करना है, रेंट कलेक्ट करना है। ऑलराइट जी, तो रेंट को उस समय लगान बोलते थे, ठीक है जी। तो लगान कलेक्ट करना है, तो जमींदार का मेन इंटरेस्ट बस क्या था, लगान कलेक्ट करना। ऑलराइट जी, तो भाई जो कल्टीवेटर था वो लगान देता था, पैसा देता था जमींदार को, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा पैसा जमींदार रखता था, नहीं। इसमें से कुछ अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड डेट पे जमींदार को भी किसको पकड़ाना होता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। अगर ऐसा नहीं करता वो, अगर जमींदार पैसा नहीं प्रोवाइड करेगा, पैसा नहीं देगा कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ठीक है, स्पेसिफाइड डेट पे, स्पेसिफाइड अमाउंट, तो बेटा उसका जो हक होगा जमींदार होने का वो छिन जाएगा। ऑलराइट जी, तो ये था जमींदारी सिस्टम। ऑलराइट जी, ये एक ऐसे जमींदारी सिस्टम चला था, अल्टीमेटली इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किसको कर रहे थे, टेलर को, कल्टीवेटर को, जो एक्चुअल में फार्मर था, जो एक्चुअल में काम कर रहा था। ऑलराइट जी, तो इधर यही लिखा हुआ है बेटा कि इस सिस्टम में जो प्रॉफिट एक्वायर होता था, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आता था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सीधा सीधा किसके पास जाता था, जमींदार के पास, इन द फॉर्म ऑफ लगान, ठीक है जी। सो मेन इंटरेस्ट जो था जमींदार का वो बस यही था कि उसे अपना लगान जो था वो कलेक्ट करना था, उसे कोई लेना देना नहीं था कि भाई कल्टीवेटर क्या कर रहा है, मर रहा है, जी रहा है, जो मर्जी कर रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं था, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं था। सो फिर आगे ये लाइन लिख रखी है कि जो डेट थी उस लगान का कुछ स्पेसिफाइड सम डिपॉजिट कराने की ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो भी बिल्कुल फिक्स थी। अगर आप ये नहीं करते, फेलिंग विच द जमींदार वर टू लूज द राइट्स, क्या बता रहा है कि भाई वो राइट्स फिर खो देगा जमींदार होने के। और कौन चाहता है भाई जमींदार होने का राइट खोना। ऑलराइट जी, अगर इसने जमींदार होने की राइट खो दी तो अगेन इसको भी फिर टिलिंग करनी पड़ेगी, इसको फिर कहते हैं लगान प्रोवाइड करना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। तो इसलिए जी जमींदारों को कोई लेना देना नहीं था, इसलिए जमींदारों को कुछ लेना देना नहीं था फार्मर से, कल्टीवेटर से, उन्हें बस क्या चाहिए था, लगान चाहिए था। ऑलराइट जी, तो जो जमींदार थे और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया एग्रीकल्चर की कंडीशन को अच्छा करने के लिए, इवन कल्टीवेटर कंडीशन को अच्छा करने के लिए कुछ नहीं किया। ऑलराइट जी, तो इसी कारण रुकावट थी।
ऑलरेडी इसी कारण स्टेग्नेशन थी इंडियन एग्रीकल्चर में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो बेटा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है, सिंपल समझो कि पहले के समय में जो फार्मर्स थे ना वो लोग उगाते थे फूड क्रॉप्स। अब फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है, जैसे कि वीट, राइस, जो भी खाने वाली आइटम है वो उगाते थे, ठीक है जी। लेकिन कमर्शलाइजेशन का मतलब ये है कि अब ना फार्मर्स को बोला गया, किसने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई अब ना अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए मत उगाओ, बाहर मार्केट में बेचने के लिए सामान उगाओ, समझ रहे हो, बाहर मार्केट में बेचने के लिए क्रॉप्स उगाओ। ऑलराइट जी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फार्मर्स को ऐसा बोला कि भाई तुम अब ना फूड क्रॉप्स ना उगा के क्या उगाओ, कैश क्रॉप्स उगाओ, क्योंकि इससे तुम्हें क्या मिलेंगे, ज़्यादा प्राइस मिलेंगे। अब कैश क्रॉप्स मतलब जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो, ऐसा ये उगाओ। लेकिन अब भाई इसमें तो क्या कहते हैं भाई फ़ायदा होना चाहिए फार्मर को, लेकिन इसमें भी फार्मर को फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ इससे, बल्कि फार्मर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, पहले अगर वो फूड क्रॉप उगा रहा है तो वो उसको खाएगा, ठीक है, और जो भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मार्केट में बेचेगा, उससे उसके पास पैसा आ जाएगा, अगर आना भी होगा तो, ठीक है जी। लेकिन अब वो क्या उगा रहा है, अब तो वो कैश क्रॉप उगा रहा है। अब जो भी उसने कैश क्रॉप बेची उससे जो भी उसको पैसा आया, अब वो क्या पूरा का पूरा अपने पास रखेगा, पूरे साल भर चला लेगा, उसको नहीं चला पाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि अब फार्मर और ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके पास अब खाने को भी खाना नहीं था। ऑलरेडी जी पैसे तो थे ही नहीं, खाने को भी खाना नहीं था, ठीक है जी। तो ऐसे इससे कुछ भी वर्क नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब बेटा अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है जी। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी अच्छी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी अच्छी, मेनली हम लोग डिपेंडेंट थे रेन पे, ऑलरेडी जी। और हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता था, तो इसी कारण प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल लो लेवल की थी, ऑलरेडी जी। सो द कल्टिवेटर हैड नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पैसा लगाने के लिए भी फार्मर के पास कोई पैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ऑलरेडी जी। सो ब्रिटिशर्स भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे, थोड़ा बहुत ही खर्च करते थे एग्रीकल्चर में, टेक्निकल और मास एजुकेशन में, ऑलरेडी जी। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और लास्ट हमारा है बेटा स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगेन ये बेटा ऊपर वाले का एक्सटेंशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इन्वेस्टमेंट की कमी थी, इसलिए तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, ये तो आपको मैंने अभी बताया। तो बेटा इंडिया एग्रीकल्चर जो था, ठीक है, वो बस यही बता रहा है कि स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण हम लोग ना टेरेसिंग कर पा रहे थे, ना फ्लड को कंट्रोल कर पा रहे थे, ना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। सो जो फार्मर्स थे वो थोड़ा बहुत कैसे ठीक करते थे भाई, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर लिया, या फिर क्या कहते हैं फूड क्रॉप्स की जगह कमर्शियल क्रॉप्स उगा लिया, बस ये चल रहा था। तो जो लार्ज सेक्शन ऑफ टीनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक है, उनके पास ना ही रिसोर्सेज थे, ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई इंसेंटिव था कि वो उसको लगा के एग्रीकल्चर में अच्छा करें, कुछ नहीं था। तो अगेन इसी कारण स्टेग्नेशन थी एग्रीकल्चर में। सो एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन के 4 रीजंस थे। फर्स्ट इज land settlement system, second is commercialization of crops, third is low level of productivity, and fourth is scarcity of investment. So that's all for this video बेटा जी। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखेंगे, ऑलराइट जी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और अपने दोस्तों के संग शेयर करना मत भूलना। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है जी, तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर स्टडी ब्रैकेट का ऐप डाउनलोड करके उधर भी आप नोट्स को मांग सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।